हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर और आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th का L8। और जैसा कि आपको पता ही है कि वही इसका चल रहा है अंतिम चरणों पर। और लेक्चर फ्लो आज का रहेगा, एक ही टॉपिक है, पादप जीवन चक्र तथा पीढ़ी एकांतरण। ये पढ़ना है हमें। और शुरू करने से पहले मैं आपको जो चीज़ बताना चाहती हूँ कि इसको डायरेक्टली ना पढ़ें। अगर आपने पूरा चैप्टर के लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं तो आपको ये सब कुछ ऊपर से जाने वाला है। तो मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप पिछले वाले जो क्लासेस हैं यानी कि सारी क्लासेस को लेकर आएँ। और इसीलिए पिछली सारी क्लासेस में मैंने जब भी पीढ़ी एकांतरण की बात की है उसको पूरा एक्सप्लेन किया है, ताकि इतना गला चीख चीख के इसीलिए पढ़ाया गया है ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में गुत्थियां ही उलझी हुई हैं इसमें। जब तक आपको सारे जितने भी क्लासिफिकेशन है यानी कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के पीढ़ियों के बारे में नहीं पता है, जनरेशन के बारे में नहीं पता है, तो इस टॉपिक को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। रट सकते हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आना है। और ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये विकास के क्रम को समझाता है, इसीलिए इसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं पीढ़ी एकांतरण को। हाँ, और जीवन चक्र जो कहते हैं, अगर क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, या तो आपसे पूछ ले कि पादप जीवन चक्र बताइए, या आपसे पूछ ले संतति या पीढ़ी का एकांतरण बताइए। हो सकता है आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक दे दिया जाए कि शैवाल का पीढ़ी एकांतरण बताइए या ब्रायोफाइटा का पीढ़ी एकांतरण बताइए। तो उन सब के क्वेश्चंस का आंसर इसी के पास है, लेकिन उसके लिए आपको सबका जो पीढ़ी एकांतरण है वो उनके साथ पढ़ना भी जरूरी है। डायरेक्टली आप इसको रट सकते हैं, लेकिन समझ लोगे बात को तो थोड़ा सा काम जो है वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले है अगुणित जीवन चक्र पीढ़ी एकांतरण। क्या है ये? इस टाइप का जो पीढ़ी एकांतरण होता है उसमें मेन देखो, पीढ़ी एकांतरण को डिवाइड करने का जो मेन प्रोसेस है उसमें हम देखते हैं कि कौन सी पीढ़ी हमें दिखाई दे रही है। इट मीन जब हम पादप का मेन बॉडी देख रहे होते हैं, जो पादप हमारे सामने होता है, जैसे शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, किसका जिसको हम देख पाते हैं, उनमें प्रभावी पीढ़ी कौन सी है। प्रभावी पीढ़ी इन द सेंस ऑफ कि उसका डोमिनेंट पीढ़ी कौन सी है। डोमिनेंट का मतलब भी वही है कि जिस फॉर्म में हमें मैक्सिमम पादप दिखाई देता है, ठीक है, प्लांट दिखते हैं जिस फॉर्म में, उसको उसकी डोमिनेंट पीढ़ी कहते हैं। ठीक है, प्रभावी पीढ़ी। तो प्रभावी पीढ़ी के हिसाब से हमने जीवन चक्र को डिवाइड किया है, प्लस कितने टाइम तक वो रहती है। देखो, दो पीढ़ियां हैं, हम जो पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं। एक होती है युग्मकोद्भिद पीढ़ी, जो कैसी होती है, अगुणित होती है। देखो शॉर्टली मैं फिर से समझा रही हूं, हालांकि मुझे सब कुछ डायरेक्टली बोल देना चाहिए, लेकिन वही कि अगर किसी ने कुछ पिछला नहीं अटेंड किया है तो थोड़ा बहुत उसको समझ में आ जाए। युग्मकोद्भिद पीढ़ी हमेशा कैसी होगी, अगुणित होगी। ठीक है, दूसरी हमारे पास पीढ़ी होती है वो होती है बीजाणुद्भिद। जो हमेशा 2n यानी द्विगुणित होती है। ठीक है, इन दोनों के आपस में कब कब ये रहती है, कितने टाइम तक रहती है, उसके आधार पर हमने पीढ़ी एकांतरण को बताया है कि ये कौन सा पीढ़ी एकांतरण है। अगर उसकी मैक्सिमम टाइम युग्मकोद्भिद के रूप में देखा जाता है, उसका प्लांट का जो भी आप जिस भी प्लांट की बात कर रहे हैं, तो फिर वो अगुणित पीढ़ी हो जाएगी। जिसका बीजाणुद्भिद हमें दिखता है या मैक्सिमम अधिकतर टाइम के लिए हम जब देखते हैं तो हमें बीजाणुद्भिद ज्यादा टाइम के लिए दिखता है, तो उसको बीजाणुद्भिद पीढ़ी या द्विगुणित पीढ़ी कह देते हैं। और अगर कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे जिनमें दोनों 50% रहते हैं, मतलब जितने टाइम युग्मकोद्भिद रहता है उतने ही टाइम बीजाणुद्भिद रहता है, और दोनों स्वतंत्र होते हैं, दोनों ही दिखते हैं हमें मैक्सिमम टाइम के लिए, तो फिर हम उसे अगुणित द्विगुणित बीजाणुद्भिद या युग्मकोद्भिद बीजाणुद्भिद पीढ़ी कह देते हैं। ठीक है, तो तीन तरह का हम पढ़ेंगे और कुछ एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे। तो अभी एक बार फिर से मैंने आपको रिवाइज कर दिया कि क्या युग्मकोद्भिद है और क्या बीजाणुद्भिद है। युग्मकोद्भिद में युग्मक बनेंगे यानी नर या मादा बनेंगे। ठीक है, बीजाणुद्भिद में हमारा मेन प्लांट जो होगा वो रहेगा। ये जनरली
जो है बीजाणुओं का निर्माण करेगा। ठीक है, ये कहानी थी शॉर्ट में। अब सबसे पहला है अगुणित जीवन चक्र। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसे प्लांट जिनमें मैक्सिमम टाइम कौन सी अवस्था में गुजारते हैं, वो युग्मकोद्भिद अवस्था या अगुणित अवस्था में गुजारते हैं। ठीक है, बीजाणुद्भिद संतति में केवल एक कोशिका वाला युग्मनज होता है। इसकी बीजाणुद्भिद बड़ी पीढ़ी जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत कम समय के लिए है, ये वाली पीढ़ी। ठीक है, और सिर्फ एक कोशिका वाली है, मतलब सिंगल सेल कोशिका है। कब? जब क्या बन रहा होगा? युग्मनज, यानी कि जाइगोट। हिंदी में वहां लिखा हुआ है, इसलिए मैं इंग्लिश में यहां लिख रही हूं। और आपको पता है जाइगोट कब बनता है? जब युग्मनज से नर व मादा बनेंगे और वो मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा होता है? 2n होता है, यानी कि ये बीजाणुद्भिद पीढ़ी को डिनोट करता है, बताता है। तो वो सिर्फ बहुत कम समय के लिए होता है। उसमें कोई मुक्त जीवी स्पोरोफाइट नहीं होता। स्पोरोफाइट मतलब यही बीजाणुद्भिद। स्पोरोफाइट को ही हिंदी में क्या कहते हैं? बीजाणुद्भिद पीढ़ी। ये अब तक आप समझ गए होंगे पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद। युग्मनज में मियोसिस विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। अगुणित बीजाणु में माइटोटिक डिवीजन द्वारा युग्मकोद्भिद बनता है, जिसको गैमेटोफाइट कहते हैं इंग्लिश में। ऐसे पौधों में प्रभावी प्रकाश संश्लेषी अवस्था मुक्त जीवी युग्मकोद्भिद होते हैं। देखो मैंने कहा था प्रभावी अवस्था कौन सी है? युग्मकोद्भिद है, मुक्त जीवी है, स्वतंत्र है, ज्यादातर टाइम के लिए रहती है। इसीलिए इसका पीढ़ी एकांतरण कौन सा है? अगुणित, क्योंकि युग्मकोद्भिद कैसा होता है? अगुणित होता है। इस प्रकार के जीवन चक्र को अगुणित कहते हैं या अगुणितक कहते हैं। दोनों कुछ भी वर्ड आ जाए आपको यही लिखना है। ठीक है, बहुत से शैवाल, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीशीज में इस प्रकार का पैटर्न होता है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? अब इसमें स्पेशली कुछ बहुत से शैवाल लिखा है। ठीक है, क्योंकि जब आपने शैवाल पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि शैवाल में जनरली जो हम प्लांट देखते हैं, चाहे आप क्लोरेला देखो, चाहे आप क्लेमाइडोमोनास देखो, चाहे आप यूलोथ्रिक्स देखो, कोई भी देख रहे हो, आप किसको देख रहे हो? युग्मकोद्भिद को देख रहे हो। उनमें बीजाणुद्भिद कुछ टाइम के लिए बनता है, तो इनका एग्जाम्पल क्या है? शैवाल। लेकिन सारे शैवालों में हैप्लॉन्टिक नहीं होता। अगुणित को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हैप्लॉन्टिक जनरेशन, जीवन चक्र या लाइफ साइकिल। जीवन चक्र को भी अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहे तो ये हैप्लॉन्टिक टाइप की है। ठीक है, तो मैक्सिमम शैवालों में हमने ये पढ़ा था। क्या होता है? ये बीच का कुछ पोर्शन अगर आपको नहीं समझ में आया हो, यही युग्म जो जाइगोट होता है, ये क्या करता है? बीजाणु बनाता है। ये बीजाणु किस फॉर्म में बनाएगा? ये अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। 2n थे तो उसमें से क्या हो जाएगा? वापस ये कैसे बन जाएंगे? अगुणित बन जाएंगे। मतलब देखो वापस इस कुछ समय के लिए जाइगोट बना है, उसके बाद वापस अगुणित पीढ़ी शुरू हो गई। और फिर वही इनसे क्या बनेगा? नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद बनेंगे। फिर ये मिलेंगे और ऐसे पीढ़ी एकांतरण चलता रहेगा। इसको ज़्यादा डिटेल में वापस नहीं समझा रही, क्योंकि हम हर क्लास के साथ उसका पीढ़ी एकांतरण पढ़ते आए हैं। ठीक है, चलो इसका देख लेते हैं। ये देखो, ये है अगुणित पीढ़ी एकांतरण का चित्र। ठीक है, जीवन चक्र भी कह सकते हैं। मैं आपको बोल रही हूं पीढ़ी एकांतरण पूछे तब भी यही लिखना है। 3 टाइप के पीढ़ी एकांतरण हम पढ़ेंगे प्लस कुछ एक्सेप्शन। चलो देखो इसमें क्या होता है, वही जो मैंने कहा आप देख रहे हो, ये पिंक वाला जितना भी पोर्शन है ये पूरा कैसा है? अगुणित है, यानी कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? सिर्फ n। और ये n है, इसका मतलब ये किसको डिनोट कर रहा है? युग्मकोद्भिद को कर रहा है। ये जो है मेन जो शैवालों का पौधा हम देखते हैं वो इसी अवस्था में हमें दिखाई देता है। जितने भी शैवाल, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास हम देखते हैं, युग्मकोद्भिद होता है। युग्मकोद्भिद से क्या होता है? युग्मक जनन होता है। युग्मक जनन क्या है? गैमेटोजेनेसिस, यानी कि इसमें गैमेट बनेंगे। मतलब क्या बनेंगे? नर बनेगा
प्लस मादा बनेंगे। हालांकि शैवालों में हम नर व मादा नहीं बोलते, ये मैं कई बार समझा चुकी हूँ, क्योंकि उसमें प्रॉपरली कोई डिवीजन नहीं होता। एक को हम प्लस और एक को माइनस भी बोल देते हैं, ठीक है, एक को प्लस और एक को माइनस बोल के करते हैं, क्योंकि उनमें सेम होते हैं, है ना। क्लेमाइडोमोनास में देखा था ना, दोनों एक जैसे दिखते हैं, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। लेकिन आपको समझाने के तरीके से मैं नर व मादा बोल रही हूँ, ठीक है। वैसे इनको युग्मक वर्ड ही यूज करना है आपको, दो तरह के युग्मक बनेंगे, ठीक है। ये युग्मक बनेंगे, ये मिलेंगे, तो हमने अभी युग्मनज बनाया था, ये देखो ये रहा युग्मनज जाइगोट। जाइगोट बनते ही इसमें क्या हो जाएगा, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, जो अभी पिछले बोर्ड पर मैं समझा के आई हूं, ठीक है। बस इतनी सी अवस्था में 2n है, बाकी पूरा के पूरा ये n अवस्था है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम युग्मकोद्भिद रहता है, अगुणित रहता है। इसीलिए हम इस पीढ़ी एकांतरण को क्या कहते हैं, अगुणित पीढ़ी एकांतरण या हैप्लॉन्टिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन का मतलब मैं पहले भी समझा चुकी हूं कि बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद का आपस में चक्र को चलाना, मतलब एक बार बीजाणुद्भिद आएगा, फिर युग्मकोद्भिद आएगा, फिर बीजाणुद्भिद आएगा, फिर युग्मकोद्भिद, ऐसे अल्टरेशन चलता रहता है। इसीलिए हम इसको पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, ठीक है। देखो युग्मकोद्भिद बना, फिर बीजाणुद्भिद बना, बीजाणुद्भिद से युग्मकोद्भिद बना, फिर बीजाणुद्भिद बनेगा, फिर युग्मकोद्भिद बनेगा, ये चक्र चलता रहेगा। तो ये बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। द्विगुणित जीवन चक्र दूसरा कौन सा है, द्विगुणित वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड जनरेशन या डिप्लॉयड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन या लाइफ साइकिल या जीवन चक्र। इसमें क्या होगा, बात नाम से समझ में आ गई कि इसमें मैक्सिमम टाइम कौन जिंदा रहेगा, बीजाणुद्भिद, क्योंकि द्विगुणित कौन होता है, बीजाणुद्भिद होता है। मतलब जो प्लांट हमें मैक्सिमम दिखाई देंगे, जो अवस्था हमें दिखाई देगी वो कैसी होगी, बीजाणुद्भिद होगी। और अगर ये दिखाई दे रही है तो युग्मनज वाली, यानी कि युग्मकोद्भिद कम समय के लिए दिखाई देगा और ये विकसित रहेगा। बस बात सीधी सी है, जो पीढ़ी एकांतरण है उसको प्रभावी बना दो, उसको विकसित बना दो, बाकी को छोटा बना दो, ठीक है। यहाँ जहां द्विगुणित बीजाणुद्भिद प्रभावी, देखो यहाँ पे प्रभावी वर्ड आ गया क्योंकि द्विगुणित है। प्रकाश संश्लेषी मुक्त होता है, मतलब स्वयं अपना खाना बनाता है, मुक्त होता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। मुक्त का मतलब वो किसी के ऊपर नहीं रहता, किसी से सहारा नहीं लेता। युग्मकोद्भिद एक कोशिकीय होता है। बात उल्टी हो गई ना पहले वाले से। वहां पे देखो क्या था, वहां पे हमने बोला कि जो स्पोरोफिटिक है यानी बीजाणुद्भिद पीढ़ी है वो एक कोशिकीय होती है और अल्प समय के लिए होती है। यहां देखो, यहाँ पे युग्मकोद्भिद एक कोशिकीय होता है और कुछ कोशिकीय अगुणित, अगुणित तो होता ही है। जीवन चक्र की इस अवस्था को द्विगुणित तक कहते हैं या द्विगुणित जीवन चक्र कहते हैं। इनमें एक शैवाल जैसे फ्यूकस स्पीशीज इसी पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती है। सभी एंजियोस्पर्म व जिम्नोस्पर्म दोनों इसी पैटर्न का अनुसरण करते हैं। खास बात क्या थी यहाँ पे, ये शैवाल वाली। अभी मैंने कहा कि हम जितने भी शैवाल पढ़ते हैं सारे कैसे होते हैं, हैप्लॉन्टिक या अगुणित होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हमें देखने हैं और उन्हें याद भी रखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक शैवाल, कौन, फ्यूकस, शैवाल होते हुए भी ये कौन सा जीवन चक्र शो कर रहा है, द्विगुणित जीवन चक्र शो कर रहा है। मतलब इसका मैक्सिमम टाइम इसकी पीढ़ी का किस में होता है, द्विगुणित अवस्था में होता है। अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने फ्यूकस पढ़ा था तो बताया भी था, और एक और बताया था एक्टोकार्पस, वो भी आज इसमें आएगा। कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि हम इतना एक्टोकार्पस को डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, फ्यूकस को इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों उनकी संरचनाएं पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे पीछे बुक के, पलट के जरा क्वेश्चनों को देखो, आपको लगेगा कि बुक से तो बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं वो, और इसीलिए हमने इस चैप्टर को इतना डिटेल में पढ़ा है। हालांकि उतना भी डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ कि आपकी 11th और थोड़ा सा अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो वो कवर हो जाएंगे। जो बच्चे बैच से जुड़े हुए हैं वो क्वेश्चन देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा होमवर्क क्वेश्चन कि क्या क्या पूछा हुआ है इसमें। और अगर हम सिर्फ एनसीईआरटी के एक एक लाइन को पढ़ेंगे तो फिर वो कवर नहीं हो पाएंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें जाना ही पड़ेगा, ठीक है।
चलिए, बुक के क्वेश्चन भी एनसीईआरटी की बुक से कवर नहीं होंगे, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तब आप पीछे वाले क्वेश्चंस कर पाएंगे जो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। ठीक है, नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे। सभी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, जो क्योंकि हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का जीवन चक्र पढ़ चुके हैं, देखा आपने कि कैसा होता है, वहां पे क्या होता है, मेन जो प्लांट हमें दिखते हैं जिम्नोस्पर्म में भी और एंजियोस्पर्म में भी, वो कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। द्विगुणित के बाद उनमें क्या बनता है, वही अर्धसूत्री विभाजन होता है उसी पेड़ पर, मतलब उसी ट्री पर। अर्धसूत्री विभाजन से नर व मादा बनते हैं। जिम्नोस्पर्म में तो शंकु बनेगा और एंजियोस्पर्म में टोटली नर व मादा बनते हैं। तो ये कैसे होंगे, एन एन। ठीक है, ये एन एन मिल जाएंगे, वापस क्या बन जाएगा, युग्मनज, यानी कि जाइगोट, जो कैसा हो जाएगा, 2n। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी बीजाणुद्भिद है और यहां से फिर बीजाणुद्भिद शुरू हो गया है, 2n शुरू हो गया ना। ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए बने, इनका टाइम पीरियड बहुत छोटा है। ठीक है, इसीलिए ये वाली अवस्था छोटी है, बीजाणुद्भिद ज्यादा दिखाई देती है, इसीलिए इसका पीढ़िकांतरण कैसा है, बीजाणुद्भिद है। आई होप आपको समझ आ रहा हो, काफी इजी करके मैं समझा रही हूँ। चलिए अब बात करते हैं इस कुछ स्पेशल यानी थर्ड टाइप के, जो होते हैं ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में मिश्रित प्रकार का, अर्थात दोनों प्रकार की अवस्थाएं देखने को मिलती है। दोनों ही अवस्थाएं बहुकोशिकीय होती है, लेकिन उनकी प्रभावी अवस्था में भिन्नता होती है। ये क्या बात है, ये तीसरा वाला जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में है। लेकिन ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का जब हमने जीवन चक्र पढ़ा तो ब्रायोफाइटा में हमने पढ़ा कि क्या होता है, उसमें युग्मकोद्भिद का भी एक थैलस बनता है और बीजाणुद्भिद का भी एक थैलस बनता है। मार्केंशिया देखा था ना, बताया था वो युग्मकोद्भिद है, उसके ऊपर वो सीटा सा निकलता है, कितनी बार बना चुकी हूँ। ये मार्केंशिया, इसके ऊपर ये क्या बनता है, बीजाणुद्भिद बनता है। नीचे वाला युग्मकोद्भिद होता है, ऊपर वाला बीजाणुद्भिद होता है। तो ब्रायोफाइटा में हमने पढ़ा कि बीजाणुद्भिद कम टाइम के लिए होता है और किस पे डिपेंडेंट रहता है, युग्मकोद्भिद। सारा खाना पीना वो किससे लेता है, इससे, अगुणित या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, बीजाणुद्भिद, युग्मकोद्भिद बोल सकते हैं, उससे लेते हैं। टेरिडोफाइटा में जस्ट इसका उल्टा होता है। टेरिडोफाइटा में बीजाणुद्भिद मेन होता है। देखो ब्रायोफाइटा में प्रभावी कौन रहता है, ब्रायो से बी याद रखो, याद रह जाएगा, है ना। ब्रायो में ब आ रहा है, बीजाणुद्भिद में बी आ रहा है। तो ब्रायोफाइटा में उल्टा लिख दिया मैंने। ब्रायोफाइटा में कौन प्रभावी होता है, अप्रभावी कौन होगा, ये अप्रभावी है, मतलब कम समय के लिए रहता है, और ये प्रभावी है, यानी कि ये क्या है, मेन पीढ़ी है हमारी ब्रायोफाइटा में। उल्टा कर लो, जहां बी से बी मिल रहा है वो है नहीं प्रभावी, अप्रभावी है, उल्टा याद करना है आपको। ठीक है, और टेरिडोफाइटा में जस्ट इसका उल्टा, क्या कि ये वाली पीढ़ी कम रहती है, मतलब युग्मकोद्भिद जो पीढ़ी है वो अप्रभावी रहती है और बीजाणुद्भिद जो पीढ़ी है वो प्रभावी रहती है। लेकिन फिर हम इनको इन दो साइकिल में क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हमने अभी जो साइकिल देखे उसमें आपने देखा, जैसे इस द्विगुणित चक्र का देखते हैं पहले, ये देखो उस वाले जो फर्स्ट वाला था ये वाला, इसमें देखो युग्मनज जो है, युग्मनज यानी कि जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी है जहां युग्मज बन रहा है वो छोटा है ब्लू कलर का, ये पिंक बड़ा है जो किसको डिनोट कर रहा है, युग्मकोद्भिद यानी अगुणित पीढ़ी को। अब इस डायग्राम को इससे मैच करो, सेकेंड वाले से, द्विगुणित वाले से। इसमें देखो ब्लू वाला पोर्शन बड़ा है, पिंक वाला छोटा है क्यों, क्योंकि ये कौन सी पीढ़ी, कौन सी जनरेशन को डिनोट कर रहा है, ये द्विगुणित पीढ़ी एकांतरण बता रहा है। ठीक है, क्यों, इसमें ब्लू वाला ज्यादा है, देखो 2n है। क्या होता है इसमें, मेन जो प्लांट होता है वो बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है। जैसा कि मैंने कहा एंजियोस्पर्म, जितने भी आप आसपास पौधे देखते हैं वो सब बीजाणुद्भिद अवस्था में होते हैं, उनकी तना, पत्ती सब कुछ द्विगुणित होते हैं और बीजाणुद्भिद अवस्था में होते हैं। इनमें क्या होता है, जब बीजाणु होता है तो उसमें क्या होंगे, युग्मनज बनेंगे। सब में रिप्रोडक्शन करना है तो युग्मनज तो बनाना पड़ेगा। वहीं यहाँ पे क्या बनेंगे, नर मादा। यहाँ पे हम नर मादा बोल सकते हैं क्योंकि एंजियोस्पर्म और
जिम्नोस्पर्म में नरमादा बनते हैं, युग्मक बनते हैं। ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों एन एन होंगे। ये देखो 1 से 2 बनाया है, एक नर बनाया है, एक मादा, फिर 2 बनाए, तो ये कैसे हैं, एन है। तो यहाँ से अगुणित वाली पीढ़ी चालू हुई और फिर ये दोनों मिल गए, जैसा कि अभी मैंने पिछले बोर्ड में समझाया था। तो युग्मनज बन गया। युग्मनज बनते ही वापस कौन सी पीढ़ी शुरू हो गई है, बीजाणुद्भिद। 2n बनते ही 2n चालू हो गया। तो ये वाला पोर्शन बहुत बड़ा है, जबकि युग्मक बनने की क्रिया वाला पोर्शन बहुत छोटा है। इसीलिए इस पीढ़ी को कैसा बोलते हैं, द्विगुणित, क्योंकि द्विगुणित वाली ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में कहानी थोड़ी सी चेंज है। अब उसमें भी टेरिडोफाइटा में तो बहुत ही कंफ्यूजन है, अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए लोग। देखो क्या है, ब्रायोफाइटा में प्रभावी मुक्त प्रकाश संश्लेषी थैलासाब अथवा सीधी अवस्था अगुणित युग्मकोद्भिद होता है। अभी मैंने समझाया कि मार्केंशिया बताया था, मार्केंशिया है जो वो क्या है, युग्मकोद्भिद को बताता है, और वो कैसा होता है, अगुणित होता है, मतलब एन होता है, और यही प्रभावी होती है, ये यहाँ लिखा हुआ है। और अल्पायु, उसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है, बीजाणुद्भिद लगा हुआ होता है, जो कैसा होता है, बहुकोशिकीय होता है, अल्पायु होता है, मतलब कम समय के लिए होता है, पूर्ण अथवा आंशिक रूप से जुड़ा रहता है, इससे जुड़ा हुआ रहता है। तो ब्रायोफाइटा में क्या होती है, युग्मकोद्भिद वाली मेन पीढ़ी होती है। ठीक है, आंशिक रूप से जुड़ा रहता है तथा पोषण के लिए युग्मकोद्भिद पर निर्भर करते हैं, से पीढ़ी एकांतरण करता है, उस पर निर्भर भी करता है, और युग्मकोद्भिद से पीढ़ी एकांतरण मतलब वही चेंज करता रहता है, चलता रहता है। टेरिडोफाइटा में क्या खास बात है, टेरिडोफाइटा में इसका उल्टा, टेरिडोफाइटा में द्विगुणित बीजाणुद्भिद प्रभावी है। वहां पे कौन प्रभावी है, युग्मकोद्भिद। ब्रायोफाइटा में यहाँ पे कौन प्रभावी है, द्विगुणित बीजाणुद्भिद। मुक्त प्रकाश संश्लेषी सहवनी पादपकाय होता है। यह बहुकोशिकीय मृत जीवी स्वपोषी मुक्त लेकिन अल्पायु अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी से पीढ़ी एकांतरण करता है। क्या बात समझ में आई, देखो इसमें युग्मकोद्भिद मेन है, इसमें बीजाणुद्भिद मेन है। इसमें बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद के ऊपर लगा हुआ रहता है, उससे पोषण लेता है, लेकिन यहाँ पे दोनों अपने आप में स्वतंत्र। ये मैंने टेरिडोफाइटा में बताया भी था कि अगर आप इसको ब्रायोफाइटा से कंपेयर करेंगे तो वहां पे स्पोरोफाइट मार्केंशिया पे लगा हुआ रहता है, यहाँ पे स्पोरोफाइट भी अलग रहता है, युग्मकोद्भिद भी अलग रहता है, मतलब दोनों अलग अलग बनते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने टेरिडोफाइटा में ऐसा हार्ट शेप, देखो फिर से मैं समझा देती हूँ, ये मार्केंशिया को आप थोड़ा सा याद करो, ये कौन, मार्केंशिया ब्रायोफाइटा का मेंबर है। मेरे को इतना रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपको ये टॉपिक समझाना है बस, ठीक है। हालांकि मैं अपना गला पहले ही फाड़ चुकी हूँ इस बारे में। मार्केंशिया पे ये स्पोरोफाइट लगा हुआ रहता है, इतनी बात आपको अगर याद आ रही हो, क्योंकि मार्केंशिया किसका मेंबर है, ब्रायोफाइटा का मेंबर। इसमें ये मेन होता है, मतलब मुख्य होता है, और यही क्या होता है, युग्मकोद्भिद होता है। अब मैं बार बार इस चीज को नहीं बताऊंगी कि युग्मकोद्भिद ही अगुणित होता है, यही प्रभावी होता है, और ये जो होता है ये अल्प समय के लिए होता है। ये क्या है, बीजाणुद्भिद ऊपर लगा हुआ, इस पे डिपेंडेंट रहता है। डिपेंडेंट मतलब खाना पीना सब किससे ले रहा है, ये युग्मकोद्भिद से ले रहा है। ये तो ब्रायोफाइटा की कहानी हो गई, इसमें ये इस पे डिपेंडेंट रहता है। टेरिडोफाइटा में कहानी थोड़ी सी इसीलिए चेंज है कि टेरिडोफाइटा में जो मेन हमने देखा था, अगर आपको सिलेजिनेला की कुछ फोटो याद आ रही हो, धुंधली धुंधली सी यादें, और इक्विसिटम की कुछ धुंधली धुंधली सी यादें याद आ रही हो, तो ऐसा हमने देखा था। ये मेन पादप है। ये कौन है, ये बीजाणुद्भिद है जो हम देखते हैं सिलेजिनेला की, और जिसकी फोटो हमने देखी थी वो बीजाणुद्भिद था, मतलब द्विगुणित था। इससे क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन हुआ था और 2 तरह के स्पोर बने थे, अगर आपको याद है। टेरिडोफाइटा में सिलेजिनेला और साल्विनिया में ही विषम बीजाणुक होते हैं, याद आ रहा है कुछ कहानी, ठीक है। बाकी सब सेम होते हैं। इसमें ये दोनों अलग अलग उगते हैं और एक ऐसा हार्ट शेप थैलस बनाते हैं, उसमें यहाँ पे राइजोइड्स होते हैं और उस पे स्त्रीधानी और पुधानी बनती है। तो देखो यहाँ पे बीजाणुद्भिद का भी अपना एक वर्चस्व है, मतलब पूरा हमें दिख रहा है। और
युग्मकोद्भिद भी दिखता है, और दोनों बराबर से दिखते हैं। ठीक है, आप बोलोगे कि जब बीजाणुद्भिद इसमें प्रभावी है तो हम इसको द्विगुणित में क्यों नहीं रख रहे, द्विगुणित जीवन चक्र में क्यों नहीं रख रहे, और जब इसमें युग्मकोद्भिद प्रभावी है तो इसको अगुणित में क्यों नहीं रख रहे। इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये दोनों 50-50% तक जिंदा रहते हैं। मतलब अगर हम क्योंकि दोनों चीज देख रहे हैं ना, एक तो हम प्रभावी अवस्था देख रहे हैं कि कौन प्रभावी है, उसके हिसाब से जीवन चक्र बना रहे, या फिर कौन ज्यादा जी रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों ही अवस्थाएं बराबर से चलती है। ठीक है, कोई एक नहीं है कि एक ज्यादा जी रहा है एक कम जी रहा है। मतलब मैक्सिमम अगर इसका 10 साल जीवन चक्र है तो 5 साल, वैसे तो बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, 10 एक एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं हम कि जैसे 10 साल अगर इसका एक चक्र है तो 5 ये जी रहा है 5 ये जी रहा है, तो आप किसको कौन सी पीढ़ी में रखोगे, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, सही से चल रहे हैं। तो इसीलिए इसको हम एक नए पीढ़ी एकांतरण में रखते हैं जिसको हम बोलते हैं अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र। दोनों नाम दे दी क्योंकि दोनों ही बराबर से है, टक्कर बराबर है, कोई भी नहीं जीत रहा इसमें, इसीलिए ब्रायोफाइटा को इस जीवन चक्र में रखा जाता है। इसी तरह टेरिडोफाइटा में भी यही युग्मक बनेंगे और वापस वो जनन करेंगे, युग्मनज बनेगा, और युग्मनज बनते फिर पीढ़ी कौन सी शुरू हो जाएगी, बीजाणुद्भिद। तो यहाँ पे भी इन दोनों का कंट्रीब्यूशन 50-50 है। लेकिन टेरिडोफाइटा अभी भी कुछ लोग इसको या तो अगुणित में ही रखते हैं, या क्योंकि आपकी बुक जो एनसीईआरटी है उसमें क्लियरली लिखा है कि टेरिडोफाइटा को अगुणित में रखा हुआ है। लेकिन कुछ बुक्स या साइंटिस्ट अभी भी ये मानते हैं कि ये यही अगुणित द्विगुणित वाला फॉलो करता है, जो कि हमारे हिसाब से सही भी होना चाहिए। तो अभी भी टेरिडोफाइटा की स्थिति तो मतलब उसी में ये कंफ्यूजन में है, लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो करें तो अगुणित लिखा हुआ है। और अगर आप कोई बुक देखेंगे, कोई सर्च करेंगे नेट पे, तो आपको अगुणित द्विगुणित मिलेगा, और हमारे हिसाब से वो सही भी है क्योंकि दोनों ही दिख रहे हैं हमें, है ना। अगुणित में तो हम बोलते हैं कि सिर्फ ये दिखता है, ये तो कुछ समय के लिए या एक कोशिकीय होता है, जो कि ये है नहीं। तो इसीलिए ये वाला वैसे सही है इसके लिए, पर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बता रही हूँ आपको कि अगुणित में रखा हुआ है। तो इनको मिश्रित प्रकार में रख देते हैं, ये मिश्रित हो गया ना, अगुणित और द्विगुणित का मिश्रण, तो इनको मिश्रित पीढ़ी एकांतरण भी कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। जो तीसरा वाला आपकी बुक में, हालांकि हेडिंग नहीं दे रखी किसी में भी, ये देखो, इसको जो आपकी बुक में है नाम तो दे रखा है अगुणित द्विगुणित, अगुणित द्विगुणित पीढ़ी एकांतरण। ठीक है, अब देखो इसमें दोनों बराबर से दिख रहे हैं, ब्लू भी उतना ही दिख रहा है, पिंक भी उतना ही दिख रहा है। मतलब बस चेंज जितना है, ब्रायोफाइटा में ये प्रभावी होती है, टेरिडोफाइटा में ये प्रभावी होता है, लेकिन जिंदा दोनों एक टाइम के लिए रहते हैं, बराबर से जिंदा रहते हैं। यहाँ पे देखो ये मेन पादप द्विगुणित अवस्था में है, वही अर्धसूत्री विभाजन हुआ, नर बना मादा बना, नर मादा बने, ये पूरा नर मादा, और यहाँ पे जाके उनका मिलन हो गया, युग्मनज बन गया। मतलब युग्मनज बनते ही कौन सी अवस्था आ गई, 2n अवस्था। तो बराबर सा चलता है, इसीलिए इसे अगुणित द्विगुणित पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। 2 एक्सेप्शन आपको इन 3 पीढ़ियों में याद रखने, एक जो मैंने फाइकस बताया कि फाइकस शैवाल होते हुए भी कैसा जीवन चक्र शो कर रहा है, द्विगुणित शो कर रहा है। ठीक है, और एक और एक्टोकार्पस की बात करेंगे। यहाँ पे कुछ अपवाद जो आपको याद रखने, ये अपवाद अपने आप में हमें अपवाद बनाने पे तुल जाते हैं जब एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, इसको देखें। एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफन, केल्प अगुणित द्विगुणित पैटर्न होते हैं। क्या है ये तीनों? वैसे क्या है, एक्टोकार्पस तो किसका मेंबर है, फियोफाइसी का मेंबर है, मतलब एक शैवाल ही है। पॉलीसाइफोनियम भी शैवाल है, केल्प भी एक शैवाल है, लेकिन हमारे हिसाब से तो शैवाल कैसे होने चाहिए, अगुणित होने चाहिए। लेकिन फ्यूकस और ये 3 जो है इनको आप याद रखेंगे। फ्यूकस तो द्विगुणित शो करता है शैवाल होते हुए भी, और एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफन और केल्प ये शैवाल होते हुए भी अगुणित द्विगुणित यानी मिश्रित टाइप का क्या शो करते हैं, पीढ़ी एकांतरण शो करते हैं। ठीक है, तो छोटा सा था ये
एक बार फिर से आप देख लो, देखो इसमें युग्मनज है और अगुणित ज़्यादा है, तो ये अगुणित वाला चक्र है। इसको युग्मकोद्भिद जीवन चक्र भी कह सकते हैं क्योंकि अगुणित ही युग्मकोद्भिद होता है। दूसरा वाला जो हमने देखा द्विगुणित वाला देखा, जिसमें जनरली एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आते हैं। इनको हम डिटेल में इन सब के साथ पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये वाला देखिए, ये द्विगुणित है, ठीक है। और उसके बाद टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा के बारे में बताना है आपको 3rd नंबर पे, जो मिश्रित प्रकार का शो करते हैं, जो कि कुछ ऐसा होता है। उसमें भी हम टेरिडोफाइटा में, जैसा मैंने कहा एनसीईआरटी में अगुणित लिखा हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ लोग अगुणित द्विगुणित मिल जाएगा आपको कई बुक्स में। और लास्ट में हमें कुछ अपवाद याद रखने हैं और ये पीढ़ी एकांतरण को ध्यान में रखें। तो ये छोटा सा टॉपिक था। इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है और साथ में चैप्टर भी ख़त्म होता है। अब पीछे के जो मैं बात कर रही हूँ क्वेश्चंस, उनकी बात रहती है, वो मैं आपको कराऊंगी। सारे नहीं कराऊंगी क्योंकि सब हमने कवर कर लिया है, सब कुछ एक एक क्वेश्चन हमने कवर किया हुआ है, लेकिन मैं वो कुछ क्वेश्चन इसलिए करवाना चाह रही हूँ क्योंकि आपको पढ़े हुए में से मिलेंगे नहीं, है तो वही, लेकिन हमारे चीज़ सामने होती है ना, लेकिन हमें दिखती नहीं है। वो वाली सिचुएशन के कुछ क्वेश्चन आंसर है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो इंतज़ार कीजिए तब तक। और वैसे चैप्टर को तो हमने आज ख़त्म कर ही दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।